हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र की समस्याएं। यानी हमारा जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसको कौन कौन सी समस्याएं झेलनी होती हैं और कौन कौन सी प्रमुख उसकी समस्याएं हैं। या तो एग्जाम में ये मूलभूत समस्याएं लिख करके आता है या इसकी प्रमुख समस्याएं लिख करके आता है। ओके, या और इंग्लिश में एक ही होगा, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो, अर्थशास्त्र की जो समस्याएं हैं, आपकी जो भी नोट्स होंगे, बुक होंगे, उसमें मात्र 6 या 7 हेडिंगें दी हुई होंगी, कोई भी आपके पास बुक होगी। लेकिन यहां पर मैंने क्या है कि कई सारी बुक्स से कंपाइल करके और आपको यहां पर 19 हेडिंग्स दी हैं। भूलो कहां तक भूलोगे, आपको इतनी सरल हेडिंग्स हैं यहां पर कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। एक बार पढ़ोगे सब याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको आपकी ही लैंग्वेज में समझाता हूं। और यहां पर जो पीडीएफ नोट्स की अगर बात करें तो आपके लिए बिल्कुल फ्री में हम देने के लिए तैयार हैं। बस आप वो पेड नोट्स हैं, इसलिए उनको हम सबके लिए नहीं दे सकते। जो हमारे चैनल पे लोग हैं वो ले सकते हैं। ओके, और उसका एड्रेस आपको पता होगा, ठीक है। कई वीडियोस में मैंने नंबर दे दिया है। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। अर्थशास्त्र की मूलभूत या प्रमुख समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं हैं। देखो, अर्थशास्त्र की पहली जो समस्या है, आर्थिक विषमता की समस्या है। यह आर्थिक विषमता क्या होता है? आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा, विषमता का मतलब होता है जिसमें एक दूसरे के अपोजिशन में हो, यानी किसी के पास तो बहुत है और किसी के पास बहुत कम है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू ही अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या इसलिए और हुई है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक क्रियाएं करना ही नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन वो हिम्मत जुटाना नहीं चाहते हैं। तो पहली जो समस्या है, आर्थिक विषमता की समस्या है। आप लोग भी देखते हो अपने समाज में, कुछ लोगों को ऐसे देखते होगे जिनके पास में पैसा बहुत है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में खाना खाने तक के लिए धन नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो भी अपनी स्टडी करेगा तो वो क्या करेगा, वो तो एक समाज पे करता है। तो समाज में वो देखता है कि दो तरह के लोग मिलते हैं, एक के पास पैसा बहुत है और दूसरे के पास में खाने तक के लिए भी पैसा नहीं है। नेक्स्ट है मानवीय आवश्यकताओं में तीव्रता। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अर्थशास्त्र की यह है कि किसी भी फील्ड में अगर रिसर्च करें तो मानवीय आवश्यकताओं में इतनी तेजी से बदलाव होता चला जाता है कि शायद एक आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती तब तक दूसरी उसकी आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता, चौथी आवश्यकता, ये सब चीजें जन्म लेती रहती हैं। और वो आवश्यकता है जो बनावटी नहीं है, वास्तव में आवश्यकताएं हैं। ओके, तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि मानवीय आवश्यकताओं में तेजी बहुत है। और अगला है व्यापक क्षेत्र का होना। अर्थशास्त्र की तीसरी बड़ी सबसे समस्या यह है कि जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से रुपया पैसे का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, जब तक उसका एंड होता है तब तक भी रुपए पैसे का प्रयोग होता रहता है। और बीच में उसने जैसा भी जीवन जिया है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रुपए पैसे की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें। हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एक कमेंट जरूर आप लिखें कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही, और इसमें अगर कोई कमी हो तो वो भी सजेस्ट करें। ओके, तो आइए नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, दीर्घकालिक अध्ययन। देखो, अर्थशास्त्र का में जो स्टडी की जाती है वो लंबे समय की स्टडी की जाती है। ये नहीं है कि कोई एक ऐसा परिणाम हो जो 3 दिन में हमने किया और उसका रिजल्ट निकाल करके रख दिया। तो अगली जो सबसे बड़ी समस्या है कि इकोनॉमिक्स में जितनी भी स्टडीज होती हैं, जितना अध्ययन होता है, जितनी कोई नई चीज की सर्च होती है, उसमें एक लंबा समय लगता है। सामूहिक अध्ययन करना, देखो सबसे अलग बात यह भी होती है कि आपकी आदत कैसी है ये इकोनॉमिक्स नहीं बताएगा, लेकिन पूरे समाज को लेकर के जब समूह की बात करेगा तो वो बताएगा कि हाँ, स्टडी करेगा कि हाँ उसमें क्या विशेषताएं हैं। तो यहां पर समझाना होगा कि जो इकोनॉमिक्स है वो व्यक्तिगत अध्ययन नहीं करता है। कौन सा करता है? सामूहिक करता है, ग्रुप स्टडी करता है, ठीक है, ग्रुप के आधार पर। तभी तो आपने देखा होगा कि हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जिनकी अलग अलग रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, खान पान है, बोल चाल है, भाषाएं हैं, व्यवहार है, ठीक है, धन कमाने के अपने अपने तरीके हैं। तो यहां पर बताना होगा आपको कि ये सामूहिक स्टडी करता है, ग्रुप स्टडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विविधता अधिक होना। देखो, भारत देश में क्या होता है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर बंजर है, कहीं पर बहुत उपजाऊ भूमि है, तो कहीं पर नदी नाले का ही बहुत ज़्यादा आधिपत्य है, और कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर जल नहीं है। तो ये सब विविधताएं हैं। अब ये बताओ कि पूरे भारत में अगर एक से रूल्स लागू करोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो धन का बंटवारा है वो सब अलग अलग ढंग से ही होगा।
होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझना होगा कि हमारे देश में इकोनॉमिक्स की अगली सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पर क्षेत्रीय विविधता है, यानी हर क्षेत्र अलग अलग तरीके से यहाँ पर है। नेक्स्ट है मानवीय इच्छाएं असीमित होना। देखो जैसे जैसे हम लोग तरक्की करते चले जा रहे हैं, हमारी मानवीय आवश्यकताएं, इच्छाएं भी बहुत तेजी से बदलती चली जा रही हैं। मनुष्य की एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती तब तक दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और वो पूरे दिन कुछ ना कुछ अपनी इच्छा जाहिर करता ही रहता है। ये अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या है। आप कल्पना करके देखिए, क्या इतनी तेजी से संसाधन बढ़ रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं, इन हेडिंगों के बीच में सेम ऐसी बातों को लिखना है। ओके, अगर हमारे नोट्स आपके पास में मिल जाते हैं, नंबर है 9719811101। ठीक है, इस पर नोट्स अगर मिल जाते हैं, उनमें ये सब इसी तरह से सरल लैंग्वेज का प्रयोग किया, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, और नहीं तो जितना आप सुन रहे हो बस यही आप लिख दीजिए, समझ लो कि क्योंकि इन हेडिंगों के बीच में क्या लिख रहे हो ये पढ़ के कोई नहीं देखेगा। ठीक है, बस इन्हीं के बारे में आपके लिए 2-4 बातें, 2-3 लाइनें लिख देनी है। ठीक है, 19 हेडिंगें भूलोगे तभी 12-14 याद रह जाएंगी आपके लिए। तो मानवीय इच्छाएं हैं वो कैसी हैं? असीमित हैं। यहाँ देश में सीमित संसाधन, देखो हमारा जो देश है या कोई भी देश है, हर देश में जो सोर्स हैं वो कैसे हैं? सीमित हैं। अगर सीमित सोर्स ना होते, कोई देश स्वयं में परिपूर्ण नहीं है। क्यों? हर देश को एक दूसरे देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है। भाई हमारा देश बहुत सा ऐसा है माल जो विदेशों से मंगाता है। अभ्रक इतना बड़ा उत्पादक देश है हमारे देश में, कुछ मत पूछिए, तो यहाँ ये एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर देश में कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है और कुछ चीज़ों की बहुतायत है। तो जिनकी कमी है तो समझ लो उनको मंगाना पड़ता है, जिनकी अधिकांशता में है उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो देश में सीमित संसाधन होना ये भी एक अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी क्या है? समस्या है। अगला है लाभ पर अधिक ध्यान। देखो कोई भी भारत हुआ या अदर कंट्री हुए, उनका मेन फोकस किस पे रहता है? लाभ पर रहता है। जबकि कॉमर्स हमारी क्या कहती है? पहले सेवा फिर लाभ। ठीक है, यानी प्रथम सबसे पहले कोई भी कस्टमर है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी जब तक सेवा करेंगे, आपको अच्छे से कंटेंट देंगे, तभी तो आप हमारे लिए लाइक करोगे, तभी तो आप हमसे जुड़ोगे। अगर हम वही सेवा नहीं कर पाएंगे तो कोई व्यक्ति जुड़ कैसे पाएगा? अब मैं यहाँ पर जो यूट्यूब का फ्री क्लास चल रहा है, इसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो पेड क्लास को कौन ज्वाइन करेगा? तो यहाँ पर समझने का मतलब ये है कि लाभ पर अधिक ध्यान न दे करके क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर, गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या ये भी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कि जो यहाँ पर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं और उसके चक्कर में भ्रष्टाचार है, मिलावट हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, वो सब चीज़ें करते रहते हैं। अगला है चुनाव या चयन की समस्या। देखिए चुनाव या चयन की समस्या वहाँ क्रिएट होती है जब किसी भी वस्तु को आप परचेज करना चाहते हो, उसके कई सारे विकल्प हों। जैसे सपोज करिएगा आप एसी परचेज करना चाह रहे हैं। अब आपके आगे सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप एसी तो परचेज करना चाह रहे हो, लेकिन कौन सी एसी परचेज करोगे? किसी की कीमत ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी में कूलिंग ज़्यादा होगी, किसी में कूलिंग कम होगी, कोई मतलब ब्रांडेड होगा, कोई ब्रांडेड कम मतलब असेंबल्ड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र की अगली जो समस्या है वो चुनाव या चयन की समस्या है। और इसी की तरह उत्पादन के कौन कौन से साधनों का चयन कितनी कितनी मात्रा में किया जाए, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या निकल करके आती है। अगली समस्या है प्राकृतिक आपदाओं की। ठीक है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक आपदाओं को साथ में लेकर के चलता है। और आप भी लोग भी देखते हो कि प्राकृतिक आपदाएं लगभग में आती रहती, कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, कहीं पर बादल फट गया, कहीं बारिश हो गई, तो कहीं सूखा पड़ गया, कहीं पर अग्नि, आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत तेजी से आग लग गई थी और वहाँ बहुत सारी वनस्पति जो है वो भी जल गई थी और बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं वो भी जल गए थे। तो कुल मिलाकर के ये जो घटनाएं हैं, ठीक है, खगोलीय घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं जिनके कारण अर्थशास्त्र की जो रिसर्चेस हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं भी अर्थशास्त्र की एक समस्या हैं। जैसे किसी क्षेत्र में अगर उत्पादन की बात करेंगे कि भाई प्रोडक्शन कितना होना है, कितना नहीं होना है, और अर्थशास्त्र के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इस क्षेत्र में इतना उपज होना चाहिए, लेकिन पता चला इतनी भयंकर बारिश हो गई या सूखा पड़ गया, तो समझ लो कि अर्थशास्त्र का जो रिसर्च है वो फेल हो गई। अगला सामाजिक परिवर्तनों में तेजी। देखिए सोशल चेंजेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आज से करीब 6-7 साल पहले जो मल्टीमीडिया का ज़माना था इतना चरम पे नहीं था जितना आज है। और इससे पहले समाज में हर व्यक्ति के पास में थोड़ा सा टाइम हुआ करता था एक दूसरे से बातचीत करने का, लेकिन आज
मनुष्य खुद इतना अकेला हो चुका है कि वो अकेलेपन में इतना ज़्यादा बिजी है कि उसे किसी मम्मी पापा से भी पूछने की और भाई बहन से पूछने की मतलब फुर्सत नहीं है कि हालचाल क्या है क्या नहीं। तो ये सामाजिक क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा, आप सभी के लिए समय रखिएगा। ओके, सिर्फ एक इंसान के लिए समय मत रखिएगा, सबके लिए रखिएगा। ओके, तो यहां पर ये जो हमारी समस्याएं हैं, इनके आगे अगली समस्या है मशीनीकरण से श्रम का प्रभावित होना। देखो, मशीनीकरण जब से हुआ है, मशीनीकरण का मतलब है कि अधिकांशता जो काम है वो मशीनों से हो रहा है। जब मशीनों से हो रहा है तो हमारा जो मनुष्य है वो कैसा हो गया, एक प्रकार से अपने आप को बेकार समझता है। ऐसा नहीं है, मनुष्य हमेशा मशीन को ही ऑपरेट करता है, लेकिन यहाँ पर श्रम प्रभावित होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य जो है बेरोजगार हो गया। यहाँ पर यह है कि वो अपने श्रम का सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसका जो श्रम है वो प्रभावित हो रहा है। ऐसे करके समझो, मान लीजिएगा कि मैं अगर चेयर्स को बनाता या इस पेन को बनाता, मैं 100 पेन बनाता, हाथ से बनाता तो 100 पेन बनाता, लेकिन मशीन आई तो मैं उसको 500 बनाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि मशीन ने जब 500 इनको बनाया तो गुणवत्ता भी इनमें ठीक ठाक आई, लेकिन पता चला कि कुछ बातें ऐसी थी जो हाथ वाले पेन में ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन हमने हाथ से बनाना ही छोड़ दिया। तो अब हम से दोबारा बनवाया जाए तो हम इसमें 100 पेन नहीं बना सकते, हम 25, 30, 35, 40, 85 पेन, क्यों, हमारी आदत छूट गई। तो वही चीज़ यहाँ पर है, मशीनीकरण से श्रम क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। देखो यहाँ पर पूंजी का ही बोलबाला है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहां पर इतनी ज्यादा पूंजी लगा दी जाए कि ग्राहक पूंजी को देख करके बिजनेस में घुसने लगे, तो समझ लो कम पूंजी वाले क्या करेंगे। तो ये भी एक अर्थशास्त्र की समस्या है, क्योंकि अर्थशास्त्र ये कहता है कि हर व्यक्ति के हिस्से में कुछ ना कुछ धन आना चाहिए। ओके, हर व्यक्ति कोई ना कोई इकोनॉमिक क्रिया करे, यानी आप जो पढ़ाई कर रहे हो आपको कुछ ना कुछ बनना है। ये मतलब मैं दावे के साथ में कहता हूं, आप अपने मन में बिठा लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आने के बाद कुछ ना बने तो फिर पढ़ाना मेरा बेकार है। ठीक है, ये जो पसीना मैं बाहर रहा हूँ, ये सब बहाना बेकार है, ये सिर्फ आपकी सेवा के लिए ही है और आपको कुछ बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी से ज़्यादा पूंजी को ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है। ठीक है, अगला है विलासितापूर्ण जीवन। विलासितापूर्ण जीवन ये भी एक प्रकार से अर्थशास्त्री समस्या इसलिए बना हुआ है कि लोग क्या है कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भूल करके विलासितापूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। उनको पता है पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, सीएनजी है, इनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पेड़ के तले अगर वो कार लेकर के खड़े होंगे तो कार का एसी स्टार्ट होगा और चारों तरफ से शीशा बंद होगा। तो समझ लो उस समय क्या हो रहा है, ईंधन खर्च हो रहा है। ये कैसा जीवन है, विलासितापूर्ण जीवन है यार। जिस चीज पे प्रोडक्शन कम है उस चीज पे अगर तुम प्राकृतिक थोड़ा सहारा ले लोगे, यानी प्राकृतिक हवा ले लोगे, तो कहीं ना कहीं उतनी देर का फ्यूल तो बचाया जा सकता है और वो भविष्य में आगे काम में आने वाला। तो विलासितापूर्ण जीवन का मतलब है कि एक लग्जरी जीवन जीना, यानी जिन चीज़ों के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम काम वही करेंगे जो हमारे लिए पसंद है। अगला है बचत व विनियोग की कम आदत। देखो, बचत और विनियोग करने से, बचत किसे कहते हैं, मान लीजिए हमने 500 रुपये किसी दिन कमाए, 200 रुपये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने खर्च कर दिए, हमारे पास बचे 300। वो 300 बचत नहीं हुई अभी, लेकिन उन 300 में से 200 रुपये हमने एक बैंक में जमा कर दिए, तो समझ लो वो हमारी क्या हो गई, बचत हो गई। और वो 200 रुपये बैंक में ना जमा करके हमने 5 साल के लिए एफडी करा दी, तो वो क्या हो गई, विनियोग हो गई। ये बचत और विनियोग में अंतर है। ठीक है, इसको हर बच्चा नहीं समझ पाता है, अब आप समझ गए होंगे। रोजगार के कम अवसर, अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी ये भी समस्या है कि हम वो धन के वितरण का तो अध्ययन करें, लेकिन यहाँ पर रोजगार के अवसर ही कम है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अच्छी सेवा देना चाहते हैं, उनके मन में है कि वो कहीं पर सेवा में लगेंगे तो बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, लेकिन है क्या, उनको वो अवसर ही नहीं मिल पाते हैं, चांस नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आप, कोई बात नहीं है, इन सब समस्याओं से जूझते हुए आप ऐसे मोड़ पे चलिए कि आपको जीवन में कुछ ना कुछ 100% करना है। ओके, कैसे करना है हम धीरे धीरे आगे सब आपके लिए डील कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है श्रम की बर्बादी। यहाँ पर समय की श्रम और समय दोनों की खूब बर्बादी होती है। यहाँ का जो मजदूर है अगर एक दिन कमा लाया तो 2 दिन पहले लेट करके उसको खा लेगा, वो काम करने नहीं जाएगा। लेकिन भैया एक बात बताओ, क्या 2 दिन लेट करके जो श्रम तुमने बर्बाद कर दिया, क्या वो लौट करके आ सकता है? नहीं आ सकता है। ऐसे समझ नहीं आता, ऐसे समझो कि एक श्रमिक एक दिन में 100 ईंटें बनाता है, ठीक है, और 100 ईंटें बनाने के बाद में वो क्या हुआ, 2 दिन लेटा रहा, अगले दिन जाकर के वो 300 ईंटें नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि श्रम नाशवान है और उसने श्रम की क्या कर दी, बर्बादी कर दी। तो कुछ लोगों को काम मिल नहीं रहा है, कुछ को मिल रहा है तो वो कर नहीं रहे। ठीक है, अगला है निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में अंतर। यहाँ पर देखो, निजी कहते हैं प्राइवेट के लिए और सार्वजनिक कहते हैं जिसमें सरकारी और प्राइवेट दुनिया भर के जो सब शामिल है।
ठीक। एक प्रकार से सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों के लिए, समाज के लिए, जो सरकार ने निर्धारित किए हैं। तो यहाँ पर निजी और सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो निजी क्षेत्र है वो महंगा बहुत है, सार्वजनिक है उसकी सुविधाएं कोई लेना नहीं चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में अंतर है। तो ये अर्थशास्त्र की 19 समस्याएं हमने आपके लिए डिस्प्ले की। कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपके लिए पूरी मेहनत की, पूरा अच्छे से समझाया, बहुत ढूंढ करके ये कंटेंट लेकर के आए। और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।